थे आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन समय अनुसार अब बदलते हुए पेरेंट को भगवान हम ब्रह्मास्मि याद रखो, ब्रह्मा तुम हो, रचनाकार तुम हो, खुदा खुद वर्ड से खुदा बनाया ना, एक डंडा ही तो लगा है। कि बच्चा है वो और कैसे, लड़की कैसे गाना गाएगी, उसके भाव क्या होंगे, उसकी सिर से नाचेगी। तो इन मेडिटेशन के थ्रू मैं क्या हूँ, मैं नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू रोड के मनमोहनी कॉम्प्लेक्स में स्थित गॉडलीवुड स्टूडियो में चल रहे एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप जानते हैं एक मुलाकात एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हर बार एक नए मेहमान से हम आपकी मुलाकात कराते हैं। आज एक बहुत ही खास मेहमान से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। आप जानते हैं भारत में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं हॉकी के क्षेत्र में। भारत का कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो उन्हें नहीं जानता होगा। हॉकी को उन्होंने एक नई बुलंदी प्रदान की। विश्व का हर एक व्यक्ति जो हॉकी से जुड़ा हुआ है बहुत सम्मान के साथ उन्हें याद करता है। आज उन्हीं के सुपुत्र भ्राता अशोक ध्यानचंद जी हमारे साथ हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हॉकी के प्लेयर रह चुके हैं। 1970 में आपने नेशनल हॉकी टीम को ज्वाइन किया और तब से लेकर के अनेक वर्षों तक भारतीय हॉकी की आपने सेवा की। चाहे एशियन गेम्स रहे हों, चाहे वर्ल्ड कप रहा हो, चाहे ओलंपिक रहे हों, सब में आपने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और भारत को कभी सिल्वर पदक, कभी ब्रॉन्ज तो कभी गोल्ड पदक दिलवाया। आपकी सेवाओं को देखते हुए 1974 में भारत सरकार ने आपको अर्जुन अवार्ड से नवाजा और साथ ही यूपी सरकार ने भी आपको लक्ष्मण अवार्ड से नवाजा। आप महिला हॉकी टीम के कोच भी रहे और साथ ही साथ भारतीय हॉकी टीम के आप सेलेक्टर भी रहे। 2007 से लेकर के अब तक अशोक ध्यानचंद जी मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी के चीफ कोच और साथ ही मुख्य एडवाइज़र के तौर पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ऐसी खास और विशेष हस्ती आज हमारे साथ है। आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गॉडलीवुड स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत बड़ा नाम आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद जी का, जिनका नाम लेते ही जैसे हर एक का मन सम्मान से और श्रद्धा से झुक जाता है। तो हम ये जानना चाहेंगे अशोक जी आपसे सबसे पहले कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही है, परिवार में कौन कौन है, और साथ ही हम जानना चाहेंगे स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद जी के बारे में भी। जैसा आपने कहा, मेरा जन्म उस परिवार में हुआ जहाँ हॉकी को एक दिशा दी गई ध्यानचंद के रूप में। जी। ध्यानचंद साहब जो मेरे पिताजी थे और हैं, उनका मेरे ऊपर असर सिर्फ ये हुआ कि उनके रहने से मुझे हॉकी खेलने की प्रेरणा मिली। क्योंकि किस परिवार के अंदर वो उनसे लोग मिलने आते रहे, देखता था मैं कि लोग उनसे मिलने क्यों आते हैं, क्या वजह है। तो ये सब जानकर एक उत्सुकता हुई और पिताजी क्या करते हैं, इतने लोग क्यों मिलने आते हैं, अखबार में उनका नाम कभी कभी पढ़ना जी। तो ये सब बातें अच्छी लगती थी। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि उस ज़माने में, मैं बात कर रहा हूँ 60 और 70 के बीच की, जी। हॉकी एक ऐसा प्रसिद्ध खेल और पॉपुलर गेम था जो हर स्कूल्स, कॉलेजेस, क्लब्स इनमें खेला जाता था। आर्मी की टीमें इसको बड़े शौक से खेलती थी। तो ये एक माहौल ऐसा बना जिसने मुझे और मेरे परिवार के दूसरे सदस्यों को इसमें आगे खेलने की प्रेरणा दी। और प्रेरणा स्रोत तो ध्यानचंद थे ही। मेरे चाचा रूप सिंह साहब, जिनके नाम की एक स्ट्रीट 1972 ओलंपिक में जब मैं गया था तो उनके नाम की वो स्ट्रीट रूप सिंह स्ट्रीट म्यूनिख ओलंपिक में आज भी बनी हुई है। तो ये ऐसी प्रसिद्धि, ऐसे नाम वाले प्लेयर मेरे परिवार के मुखिया रहे हैं, जिसका कि डेफिनेटली मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि इस परिवार में जन्म लेकर मुझे भी ऐसी कुछ कार्य करने का मौका मिला जिसमें मैं कुछ देश की सेवा कर सका। बिल्कुल। तो परिवार में अशोक जी और कौन कौन है आपके, और कौन कौन हॉकी से विशेष करके जुड़ा हुआ है पिताजी और चाचा जी से प्रेरणा लेकर? अब आप तो ये समझ ही सकते हैं कि जब वो दौर हॉकी का था तो हमारे परिवार में सभी लोग, हम लोग 7 भाई हैं जी, और 7 के 7 भाई हॉकी खेले हैं। अच्छा जी। जिसमें अगर आप ये कहें कि मुझे ऊपर
लेवल खेलने का थोड़ा अवसर मिल गया। मैं अपने आप को लकी समझता हूँ, खुशकिस्मत समझता हूँ। मेरे से बड़े भाई साहब राजकुमार, वो भी इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं, वेटरन हॉकी और टेस्ट मैचेस हिंदुस्तान के लिए बहुत खेले हैं जी। और वही मुझे तराशने वाले खिलाड़ी भी थे जिन्होंने पहली बार मोहन बागान क्लब में मुझे एंट्री दिलवाई, मुझे खेलने का मौका मिला। मेरे से छोटे भाई देवेंद्र सिंह, उमेश कुमार और वीरेंद्र सिंह, जी। ये भी खेले हैं। वीरेंद्र सिंह इंटरनेशनल जूनियर इंडिया की टीम से खेल चुके हैं। तो एक पारिवारिक सदस्य और सभी जितने इस तरह के लोग थे, कोई हॉकी कोचिंग में चले गए, मैं अपने एयरलाइंस में मैंने ज्वाइन किया लेकिन खेलता रहा मैं। तो ये सब चीज़ें सब मिलके हॉकी की एक जो एक दिशा होती है, या उसमें हम कहें कि आगे खेलने की जो हम लोगों को प्रेरणा मिली, वो सही मायने में तो ध्यानचंद और रूप सिंह का वो हॉकी, या उस ज़माने में जो दूसरे नाम चमक रहे थे, के.डी. सिंह बाबू साहब, किशन लाल दादा साहब और बलबीर सिंह, 3 गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक के। तो हॉकी का बोलबाला उस ज़माने में था। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सब बातें प्रेरणा के रूप में भी मिली हैं मुझे, कि अपने आप को उस परिवार में रहने के एवज में ये था कि मैं भी ओलंपियन बनूं। एक जिद सी थी जी। उस जिद को पूरा करने के लिए 1964 में जब ओलंपिक का मैच चल रहा था, तो मुझे भी बड़ी एक ऐसी भावना जागी मेरे अंदर मैं भी खेलूं, मुझे भी ओलंपियन बनना। खेल तो मैं रहा था जी, इंटर स्कूल्स या छोटे टूर्नामेंट सब खेलता था, लेकिन अपने नाम के आगे ओलंपियन लगवाना मैं समझता था वो मेरा एक सबसे बड़ा मिशन बन गया था जी। उस मिशन के लिए मैंने अपने हॉकी को कैसे खेलना है, क्योंकि उस टाइम कोचेस की अवेलेबिलिटी नहीं थी, कोचेस इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे। आप और एक वाक्य मेरे पिताजी भी कहा करते थे, बाबूजी कहते थे हमेशा, अगर आपने कुछ सीखा है तो दूसरे को देखो, उसको अपने अंदर जज्ब करो, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करके मैच में खेलो। वो उन्होंने बड़े 3 लफ्ज़ों में बता दिया था, वॉच, प्रैक्टिस एंड प्ले। गुड। तो वो बड़ी 3 लफ्ज़ मेरे ज़िंदगी में बड़े असर किए हैं और बहुत ही सहज हैं, बड़े सरल सहज। हैं। आप देखें तो आपको इसके अंदर हर चीज़ शामिल हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ मेरे अंदर शामिल हुई, वो भावना मेरे अंदर पैदा हुई, इन 3 लफ्ज़ों का असर जो मेरे पिताजी ने कहा है। इसके अलावा कोई कोचिंग नहीं दी कि ऐसे बॉल फेंकना है या ऐसे स्कूप करना है या ऐसे डॉच करना है, वो चीज़ नहीं बताई उन्होंने। उन्होंने यही कहा कि अगर आप किसी को देखना, ऑब्जर्व करो उसको, उसकी खूबियों को देखो और उसको आप डिस्प्ले करो। अशोक जी, जैसे ज़्यादातर होता है कि चाहे वो क्रिकेट के प्लेयर हों, हॉकी के प्लेयर हों, तो जितने भी ऐसे नामचीन प्लेयर्स हैं वो अपने बच्चों को भी इसकी शिक्षा देते हैं, उन्हें सिखाते हैं और चाहते हैं कि जैसे मैंने देश की सेवा की है वैसे ही मेरे बच्चे भी देश की सेवा करें। तो क्या मेजर ध्यानचंद जी ने आपको ऐसे गुर सिखाए, आपको प्रैक्टिस कराई? क्या क्या मतलब बचपन में आपको इस प्रकार से यदि उन्होंने कुछ सिखाया हो तो वो जरूर शेयर करें। नहीं रुपेश जी, सही बात तो ये, जैसे आज के माहौल में आपने क्रिकेट की बात ली या टेनिस की बात ली जी। क्रिकेट के अंदर आज वापसी में इन रिटर्न अगर आप कुछ खेलते हैं तो इसके एवज में आपको बहुत पैसा मिल रहा है जी। तो जितने पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? खेल के साथ बहुत पैसा मिल रहा है जी। और हमारे पिताजी ने हमको रोका था कि आप हॉकी नहीं खेलो, क्योंकि उस टाइम में खेल तो था लेकिन पैसा नहीं था। और ध्यानचंद जी के बारे में अगर मैं ये कहूँ, पैसा इसलिए नहीं था कि फैमिली परिवार चलाने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। और हमारा परिवार जो है वो एक जॉइंट फैमिली के रूप में रहा है, बड़ा हुआ है, आज भी हमारा परिवार वैसे ही है। तो वो चीज़ उनको बड़ा कचोटती रही कि ध्यानचंद हॉकी जादूगर, पद्म भूषण 1956 का जिनको पद्म भूषण मिला हो और क्या क्या उनको संज्ञाओं से नवाजा गया हो, लेकिन पारिवारिक स्थिति में वो थोड़ा कमज़ोर रहे। वो आर्थिक स्थिति उनकी बड़ी हम लोग तो खैर जानते हैं इस बात को। तो असली चीज़ ये रही कि उन्होंने रोका हमको कि आप पढ़ो, पढ़ के आप अपनी नौकरियां करो, क्योंकि खेल से या हॉकी से कोई चीज़ मिलने वाली नहीं, नाम ज़रूर मिलेगा। और इसका उदाहरण मैं एक और दूंगा आपको। जैसा मैंने एक जिक्र किया था सरदार बलबीर सिंह द ग्रेट ओलंपियन, जो 1948, 52, 56 के गोल्ड मेडलिस्ट जी, उनका इंटरव्यू चल रहा था और मैं भी उसमें मौजूद था। तो जब उन्होंने ये लफ्ज़ कहे कि हम जब ओलंपिक के मेडल जीत कर आते थे तो एयरपोर्ट में हमारे गले में माला डाल दी जाती थी, हार डाल दिए जाते थे और वो हार जो है और माला हमारे घर तक आते आते सूख जाती थी। तो इसका अर्थ आप निकाल सकते हैं कि वो सम्मान तो मिलता था लेकिन घर तक आते आते वो
ख़त्म हो जाता था। तो इसके एवज में इन लोगों को जो चीज़ मिलना चाहिए थी वो नहीं मिली, जिसकी वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को आगे पुश नहीं कर पाए, उनको आगे बढ़ाने की उनके अंदर इतनी कोशिशें नहीं रही। आज क्रिकेट देख लीजिए, टेनिस देखिए या शूटिंग देखिए, जो बच्चा इसमें ज़रा सा भी आगे करता है उनके पेरेंट्स आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वापस में पैसा ज़्यादा है। बिल्कुल, मतलब उस समय की स्थिति ऐसी रही थी कि भले खेल बहुत अच्छा आप खेलते हो, लेकिन जैसे आर्थिक सहयोग सरकार की ओर से मिलनी चाहिए थी या फिर अन्य संस्थाओं की तरफ से मदद के तौर पे मिलनी चाहिए थी, वो शायद प्राप्त नहीं हो पाता था। इस कारण शायद उन्होंने बच्चों को भी एक अलग, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की ओर हो चाहे अन्य क्षेत्रों की ओर बढ़ने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। बिल्कुल। आपको क्या लगता है अशोक जी कि जो स्थिति तब थी, क्या वही स्थिति आज भी बनी हुई है हॉकी के साथ? हॉकी में अब जाके थोड़ा सा बदलाव आ रहा है, लेकिन बदलाव तब आ रहा है जब हमसे जीत या मेडल्स दूर हो गए। बिल्कुल, मेडल्स जीत साथ साथ हो और ये बदलाव आते चले जाए। जैसे क्रिकेट में देख लीजिए आप, या टेनिस में देख लीजिए आप, बैडमिंटन में हम साइना नेहवाल जो है कर रही हैं, सिंधु ने अभी बिल्कुल लेटेस्ट किया है उन्होंने। तो डेफिनेटली ये चीज़ें देखकर उनके पेरेंट्स, दूसरे पेरेंट्स जो खेल रहे हैं, वो भी उनको एनकरेजमेंट मिलता है, उनको दिलासा मिलता है कि हमारे खेल में बहुत कुछ है। और लीग भी शुरू हो गया बैडमिंटन का, इसी तरह क्रिकेट का लीग शुरू हुआ है, लेकिन उनके साथ मेडल्स जुड़े हुए हैं। जब तक मेडल्स या उन खिलाड़ियों की, उन नामी खिलाड़ियों की एक लिस्ट पीछे ना हो खेल के, जिनको कि आप एक फैंस के रूप में देखने जाते हैं या देखने की कोशिश करते हैं, तब तक ये चीजें आगे नहीं बढ़ पाती हैं। और हॉकी में दुर्भाग्य से कई साल से हम लोग इस बात के लिए कोशिश कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, कि हमारी टीम कोई बड़ा मेडल लेकर आए, जिससे कि कुछ स्पॉन्सर्स अच्छे खिलाड़ियों के लिए, डोमेस्टिक खिलाड़ियों के लिए, इंटरनेशनल खिलाड़ियों में तो मिल जाता है पैसा कुछ हद तक, उतना नहीं हम कंपेयर करते, और पैसे को आप कंपेयर कर भी नहीं सकते, क्योंकि इसका कोई अंत तो है नहीं। जितना भी आप पैसा ले लें, कहीं इसका एंड नहीं है। लेकिन उस लिहाज से कि हाँ, एक आपके जीवन, आपका वो लाइन अच्छी चलेगी, उसके लिए तो ठीक है। बिल्कुल, लेकिन हम बहुत ज़्यादा सचमुच सम्मान करेंगे मेजर ध्यानचंद जी का और उनके साथी खिलाड़ियों का, जिन्होंने उस समय भी भले ही उतना आर्थिक रूप से सहयोग नहीं मिल पाता था किसी भी तरह से, चाहे वो खेल संस्थान थे चाहे सरकार थी, लेकिन उन्होंने देश के लिए जो जज्बा रखा, वो देश के लिए खेले, देश को मेडल दिलाया। रियली आज हम यहाँ बैठ करके उन्हें सैल्यूट करेंगे, उन सबको, जिनके कारण आज भी गर्व से हम अपना सिर उठाते हैं कि हमारे देश में ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने देश को हॉकी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गौरव प्रदान करवाया है। मैं अशोक जी जानना चाहूँगा मेजर साहब के बारे में ही कि एक्चुअली उन्हें हॉकी का जादूगर कहा क्यों जाता था? जब वो खेलते थे तो उनके खेल में ऐसी क्या बात थी? अन्य खिलाड़ियों का भी नाम आपने लिया, विश्व में तब भी बहुत अच्छे प्लेयर्स रहे होंगे, लेकिन खास करके मेजर ध्यानचंद जी के लिए कहा जाता है कि वो हॉकी के जादूगर थे। ऐसी क्या खासियत थी उनमें? बचपन उनका, ध्यानचंद जी का झांसी में ही गुजरा जी, और जब बचपन का टाइम था तो उनका नाम था ध्यान सिंह जी, क्योंकि हम लोग ठाकुर परिवार से रहे हैं। और ध्यान सिंह जो है वो आर्मी में भर्ती हुए, बच्चा प्लाटून, उसके बाद आर्मी के अंदर शाम के वक्त खेलने का एक रिवाज सा था, हर बच्चा खेलता था उसके अंदर। तो ध्यानचंद ने भी खेलना शुरू किया, उनको हॉकी से लगाव था तो हॉकी खेलना शुरू किया। तो उसमें बाले तिवारी करके एक, जो आज नहीं है इस दुनिया में, वो उनके हल्के से कोच के रूप में सामने आए, और ट्रेनर उन्होंने कुछ उनको ट्रेनिंग दी, कुछ टिप्स दिए, जिसको ध्यानचंद साहब ने फॉलो किया। लेकिन जो ख़ास बात उन्होंने बताई और अपनी किताब में भी लिखी कि मैंने कभी जो प्रैक्टिस मैं करता था वो चांदनी रात में अकेले या ऐसी जगह पे जहाँ कोई दूसरे मेरे साथ के खिलाड़ी ना मौजूद हों, मैं वो प्रैक्टिस किया करता था, और उस प्रैक्टिस को शाम के मैच में अप्लाई करता था, और शाम के मैच में अप्लाई करने के बाद रात को सोने से पहले उसका एनालाइज करता था मैं। तो आप ये सोचिए, जो बच्चा या जो खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस कर रहा है, उसके बाद शाम को उसको प्रैक्टिस मैच में ला के दिखा रहा है, और जो प्रैक्टिस मैच में लाने के बाद उसमें कितना अच्छा हुआ कितना खराब हुआ, वीडियो तो कोई थे नहीं यार, आपने रिपीट करके देख लिया। अपने दिमाग में, अपने जहन में उन चीज़ों को रख कर कि मैंने कितना अच्छा किया है, उसको रात को एनालाइज करना और उसके बाद उसमें परफेक्शन लाना। और सबसे बड़ी बात ये था कि ध्यानचंद जी के लिए कि जादूगर क्यों कहा गया, जादूगरी ये थी कि जहाँ उनकी बॉल फेंकी गई है या उन्होंने फेंकना है, वो बॉल उसी पॉइंट पर जाकर पहुंचती थी। जी कितने एंगल पर स्कूप करना है गोल के अंदर,
वो स्कूप भी उनका उसी एंगल पे जाता था। तो इतनी एक्यूरेसी, इतना उनका खुद के कंट्रोल। एक जगह बैठे मैं सुन रहा था, टीवी का इंटरव्यू चल रहा था, दादा आपको तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है, वजह क्या है? जी। जैसा आपने सवाल पूछा, जी। उनसे डायरेक्ट पूछा उन्होंने। तो उन्होंने अपने दोनों कलाइयाँ सामने दिखाई और कहा कि ये तो इन कलाइयों का और मेरे उस दिमाग का जो उस वक्त ग्राउंड पे मौजूद होता था, ये उसका कमाल था कि वो मुझे निर्देश देता था, मुझे डायरेक्ट करता था और मेरी नर्वस सिस्टम जो है या मेरे कलाइयाँ, मेरे हाथ पैर उसको बखूबी अंजाम देते थे। जी। तो इतनी बड़ी बात उन्होंने कही जो हम समझ में आई है मुझे, और मैं समझता हूँ इन बातों को, और जो समझने वाले वो भी समझते हैं जी। कि ये चीज़ें नर्वस सिस्टम, ब्रेन का ऑर्डर देना, उस ब्रेन के ऑर्डर को आपके शरीर द्वारा कार्यान्वित करना, आगे बढ़ाना, तो वो ध्यानचंद के अपने उस जादूगरी के रूप में काम किया। जी। एक और मिसाल थी जो उन्होंने खुद कही है, और कि शंकर लक्ष्मण साहब स्वर्गीय, जो कि बहुत बेहतरीन गोलकीपर थे हिंदुस्तान के। जी। एक दिन प्रैक्टिस में कैंप लगा था 1964 का, तो लक्ष्मण साहब ने बोला कि दादा आप जो है मेरे ऊपर गोल नहीं कर सकते हैं। तो दादा की उम्र उस टाइम 57-56 के करीब रही होगी। जी। तो उन्होंने कहा नहीं लक्ष्मण, ऐसी बात नहीं है, आप गोल में खड़े हो जाओ। और टॉप डी पर 16 गज पर दादा खड़े हो गए और एक बॉल उठाई और उस पर हाफ बॉली बना के एक हाथ से उन्होंने, जैसे क्रिकेट में आज आपने देखा होगा लोग मारते हैं नज़दीक से, उन्होंने 16 गज से मारे गोल के अंदर और 10 बॉलें मारी हैं और 10 की 10 बॉलें उस गोल के अंदर गई हैं। तो ये उनका एक ऐसा पैशन था, एक ऐसा परफेक्शन था, उनकी वो तपस्या थी, प्रैक्टिस थी, सेल्फ प्रैक्टिस थी और कमिटमेंट के साथ, जिसको कहते हैं ना कि अपने ऊपर विश्वास कि मैं ऐसा करूंगा। बिल्कुल। क्या आपके पिता श्री ध्यानचंद जी इसके लिए कुछ विशेष और भी अभ्यास किया करते थे? जैसे मैदान में जाने से पहले आपने कहा कि लगातार कभी वो रात को, दिन में और बार बार जहाँ त्रुटियां हुई उन सबको सुधार लिया करते थे। क्या विशेष प्रकार की तैयारियां भी वो किया करते थे या कुछ मेडिटेशन का अभ्यास किया करते थे जिससे उन्हें ऐसी एकाग्रता प्राप्त थी कि जहाँ उनको स्कूप करना हो, जहाँ मारना हो, बॉल पे इतना नियंत्रण तो सचमुच एक जादूगर का ही हो सकता है। ये लफ्ज आपने बिल्कुल सही यूज किया, क्योंकि बिना एकाग्रता के या कंसंट्रेशन के तो आप किसी चीज लक्ष्य को पाते ही नहीं है। उसमें अगर जरा सा भी डामाडोल स्थिति हुई आपके मानसिक स्थिति में या शारीरिक स्थिति में, जहाँ हिलना शुरू हुआ, माइंड आपका हिला, तो वो एकाग्रता तो खत्म हो जाती है। अब वो एकाग्रता उन्होंने उस पैशन से जो उन्होंने प्रैक्टिस करी थी कि इतनी प्रैक्टिस मैंने करी है तो मेरी एकाग्रता भंग नहीं होगी, उस पर कंट्रोल हुआ। और ये वो लफ्ज़ हैं जो ज़िंदगी में डेफिनेटली किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए बहुत सफल एक हम वेपन या हथियार या वरदान हम कह सकते हैं, वो चीज़ होती है। और जिस शख्स के अंदर, खिलाड़ी के अंदर, व्यक्ति के अंदर एकाग्रता होती है तो डेफिनेटली वो तो कोई सा भी लक्ष्य पा सकता है। और ध्यानचंद कोई उसमें से अलग नहीं थे। उन्होंने भी उसकी क्योंकि इतनी मेहनत जब इंसान करेगा, 6-6 घंटे 5-5 घंटे प्रैक्टिस, तो कंसंट्रेशन तो उसका आना ही है। हमने सुना आई साइट सेट होनी है, आई साइट सेट होगी, दिमाग सेट होगा, आपका नर्वस सिस्टम सेट होगा। आप अंधेरे में आप चाहे जहाँ बॉल फेंकवा लीजिए, आपने जादूगर देखे होंगे जो 4-4 बॉलें हाथ से लेकर चलाते हैं, वो भी कंसंट्रेशन है जो उनकी प्रैक्टिस के साथ जुड़ा होता है। वो सब काम होते हैं। मतलब एक डेडिकेशन, एक कंसंट्रेशन और लगातार प्रैक्टिस, ये लगातार जैसे उनके जीवन में निखार लाते चले गए और उन्होंने एक ऐसा मुकाम, एक ऐसी मतलब कहें कि एक ऐसे आदर्श के तौर पे स्वयं को स्थापित कर लिया कि आज हॉकी का कोई भी प्लेयर हो उन्हें आदर्श के रूप में स्वीकार करता है और कोशिश करता है कि जैसे मेजर साहब खेला करते थे वैसा हम भी खेलें। एक विशेष बात मैंने सुनी थी अशोक जी कि तब के ज़माने में शूज़ भी नहीं हुआ करते थे प्लेयर्स के पास, और ध्यानचंद जी भी कई बार बिना शूज़ के ही खेला करते थे। इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? हाँ, पहले तो एक चीज़ मैं और याद आ गई तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा जी। जैसे कि ध्यानचंद इतने बड़े प्लेयर बने हैं और उनका नाम हुआ है, लेकिन मेरे सामने की बातें हैं कि उन्होंने हमेशा ये कहा कि ध्यानचंद को ध्यानचंद बनाने वाले या ध्यान सिंह को ध्यानचंद बनाने वाले उनके साथ के वो 10 खिलाड़ी थे जिन्होंने उनको अच्छे अच्छे पासेस देके उनको ऐसे मौक़ों पर पास दिए हैं या ऐसे मौक़ों पर सहारा दिया है जिसकी वजह से ध्यानचंद जो है ये सब कारनामा कर पाए। तो उन्होंने वो सारा श्रेय अपनी टीम को दिया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं जो हूँ बहुत बड़ा खिलाड़ी रहा हूँ। और मैं समझता हूँ उस ज़माने में जितने भी इस तरह के लोग थे उन्होंने कभी मैं पर
जोर नहीं दिया, उन्होंने हम पर जोर दिया। शायद यही कारण है, मुझे लगता है, कि तब हम गोल्ड मेडलिस्ट थे। बिल्कुल सही बात है। आज मैं पर हम उतर आए हैं जी। कि मैं ऐसा कर लूं तो मुझे ऐसा मिल जाएगा, ऐसा पैसा मिल जाएगा, जमीन मिल जाएगी। शायद हम इनमें उलझ गए हैं। जी। इनको छोड़कर अगर हम ये देश की टीम pride, भावना, हम की भावना, मेडल जीतने की भावना, वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स जीतने की भावना, एशिया कप हमारे सामने आने वाला है, बिल्कुल। जिसकी जीत के ऊपर हमारा सारा वर्ल्ड कप डिपेंड करता है कि हमको उसमें एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जी। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके अंदर खिलाड़ी अपने आप को थोड़ा झोंक दे, अपने को उस लिहाज से, उस एकाग्रता से काम करे, और ये लालच, ये सब लालच ज़रा सा हटके देश वाली बात करे कि हमको देश के लिए काम करना है। जी। तो ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि हिंदुस्तान एक भावनात्मक देश रहा है। बिल्कुल। हमारे अंदर एक पारंपरिक चीज़ें रही हैं, उनको दूर करना हम लोगों से बड़ी अजब सी बात हो जाती है। जी। और उन चीज़ों का जुड़ाव भी एक ताकत है। आपको एक अंदरूनी ताकत मिलती है, आत्मबल मिलता है, आत्मशक्ति मिलती है। जी। और मैं समझता हूँ शारीरिक शक्ति से ज़्यादा मानसिक आपकी मानसिक शक्ति की शक्ति, ज़रूरत आपकी आत्मशक्ति जो है बहुत बड़ी होती है, जिसके बलबूते पर बड़े बड़े काम किए जाते हैं। और ये तो हॉकी के मैचेस जीतना एक छोटे से काम है, जी। जिसको हमारे खिलाड़ी बखूबी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं उसी बात पे आता हूँ अशोक जी कि जैसे तब कहा जाता था कि बिना शूज के भी खेला करते थे, या कई बार मैंने ये भी सुना कि कुछ विदेशी खिलाड़ियों ने उनके स्टिक को भी लेकर के देखा, क्योंकि ये कहा जाता था कि जब ध्यानचंद जी बॉल लेके आगे बढ़ते थे तो बॉल जैसे उनके स्टिक से चिपक जाया करते थे। तो कई बार ये भी चेक किया गया कि उनके स्टिक में कहीं कुछ है तो नहीं। नहीं, देखिए, मैं न्यूजीलैंड भी गया हूँ 1975 में पहली बार, 75 में। जी। और मेरे पिताजी 1926 में पहली बार गए थे न्यूजीलैंड, जी। जो कि हिंदुस्तान की किसी भी टीम का पहला टूर था 1926 में, जो आर्मी टीम गई थी। जी। जी। और उस टाइम से लेकर और 1975 के टाइम में कई लोग मुझे वहाँ पर मिलने आए हैं न्यूजीलैंड के अंदर, जो मेरे फादर की कटिंग्स उस ज़माने की सामने दिखा रहे थे, सामने रख कर कि ऐसे तुम्हारे पिताजी के बारे में लिखा जाता था। और जो कुछ लिखा गया न्यूजीलैंड के अखबारों में, वो जादूगरी की संज्ञा से कम नहीं था। जी। जूते की बात रही तो क्या था कि घास की ग्राउंडें हुआ करती थी, कहीं अनइवन, कभी पानी गिर गया। और जैसा हम सब जानते हैं, 1900, अगर सिर्फ एक इमेजिन करें, कल्पना करें कि 1926 में दुनिया कैसी होगी, उसके अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद होंगी, तो जूते भी उनमें से आते हैं। तो वो जूते भी शायद उस ढंग के नहीं होंगे जो आज के ज़माने में आ रहे हैं, शायद, क्या मैं समझता होंगे ही नहीं। तो आमतौर से खिलाड़ी नंगे पैर खेलते थे। पैसे भी इतने परिवारों में नहीं होते थे कि एक महीने में कोई जूता खरीद सके। और नंगे पैर से क्या था, हमारे खिलाड़ी बड़े, क्योंकि बजरी ग्राउंड पर या कंकड़ीली ग्राउंड पर भी नंगे पैर खेलते थे। मैं भी खेला हूँ, मैं भी खेला हूँ, इसमें कोई दो राह नहीं है कि मैं 71, 1968, 1966, 1964 तक मैं नंगे पैर खेला हूँ। उसके बाद जाके जूते पहनना शुरू किए। नंगे पैर से क्या है, हम लोग ग्राउंड की ग्रिप आ जाती थी, जो उंगलियां हैं और वो उसमें ग्रिप कर लेती थी। आपको जहां मुड़ना है या रुकना है बखूबी रुक जाते थे। ओलंपिक के अंदर जो है की बात है 1936 में, कि हमारी टीम जर्मन के खिलाफ पहले हाफ में सिर्फ 1 गोल से जीत रही थी जी। और 1 गोल से जीत रही थी, तो बड़ी उथल पुथल थी टीम के अंदर की, भाई 1 गोल तो बड़ा कुछ भी नहीं होता, जर्मन टीम किसी वक्त भी उतार सकती है। हिटलर बैठा मैच देख रहा उस मैच को, उनके सारे जर्नल्स देख रहे हैं मैच को। तो हिंदुस्तानियों के दिल में तो वैसे भी डर था कि इतने बड़े शख्स के सामने मैच चल रहा है। तो उन्होंने सेकंड हाफ में जाके, अब दोनों भाइयों ने, रूप सिंह साहब ने और ध्यानचंद ने, अपने जूते उतारे, नंगे पैर उतरे। और नंगे पैर उतरने के बाद उस ग्राउंड पर, जो एक दिन पहले पानी की वजह से बहुत गीली हो चुकी थी, भीग चुकी थी, उस ग्राउंड पर नंगे पैर खेले हैं। और उस हाफ में, उस 35 मिनट में 7 गोल उस टीम के खिलाफ किए हैं, जो एक अनहोनी चीज़ थी, जिसको देखकर हिटलर दंग रह गया, दुनिया के क्रिटिक्स हॉकी के जानने वाले दंग रह गए, और जितने देखने वाले थे उन्होंने वाहवाही करी है कि हिंदुस्तान के इन खिलाड़ियों ने एक अजूबा करा कि पहले हाफ में पहला गोल और दूसरे हाफ में 7 गोल किए। और मैंने सुना अशोक जी कि उस मैदान में जब हिटलर मौजूद थे, 1936 बर्लिन ओलंपिक की आप बात कर रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा प्रभावित हुए थे मेजर ध्यानचंद साहब से कि उन्होंने शायद उन्हें ऑफर भी किया था कि आप जर्मनी की टीम से खेलें। इस बात में कहाँ तक सच्चाई हम जानना चाहें? ये बातें वो हैं क्योंकि टीम हार गई, तो उन्होंने जब उनका एक फेयरवेल पार्टी या टी पार्टी कहीं पर उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आप आर्मी में क्या हैं,
जी। तो उन्होंने कहा मैं सूबेदार हूँ सिर्फ। उस टाइम बाबूजी सूबेदार थे जी। और सूबेदार का हिंदुस्तान में कप्तान बनना भी एक अजूबी बात थी। उसके पहले जितने भी कप्तान हिंदुस्तान के बने हैं वो सब ऑनरेरी कैप्टन बने हैं और वो लोग नवाब, राजा या बड़े बड़े लोग होते थे, क्योंकि बड़ा एक रिस्पेक्टेबल नाम है कैप्टन। लेकिन 36 में ध्यानचंद के पुराने कारनामों को देखते हुए, उनके उन नामों को, उस कारनामे से कि ध्यानचंद उन ऊंचाई को छू चुके हैं, उनको कप्तानी दी गई। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी जी। और जब उनको ऑफर किया गया तो उन्होंने बड़े शांत लफ्ज़ों में और बड़े थमे हुए शब्दों में कहा कि मैं हिंदुस्तान का एक सिपाही हूँ और मैं हिंदुस्तान में रहकर ही देश सेवा करना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि वो अगर चले जाते, अगर गए नहीं है ना, जाना था उनको, लेकिन अगर चले जाते तो आज जो ध्यानचंद हैं, ध्यानचंद को जो रुतबा मिला है, ध्यानचंद को जो इज्जत मिली है, जो सम्मान मिला है, वो शायद ना मिलता। तो उनके ना जाने से शायद पैसे की जरूर कमी पड़ी होगी, लेकिन वो नाम और शख्सियत, वही बात जो अशोक जी आपने कहा कि उस समय परिवार आर्थिक किल्लत से भी जूझ रहा था, लेकिन देश के लिए जो उनके मन में प्रेम रहा, देशवासियों के लिए जो प्रेम रहा, सचमुच हम सब मिलके, आज मैं ही नहीं हमारे तमाम दर्शक जो इसे देखेंगे वो सब भी सैल्यूट करेंगे मेजर ध्यानचंद जी को, जिन्होंने पैसे को तवज्जो नहीं दिया। भले ही घर में आर्थिक तंगी रही थी, बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे थे, फिर भी उन्होंने देश को आगे रखा, हॉकी को आगे रखा। सचमुच हम बहुत दिल से उनका सम्मान करते हैं और इसी कारण मुझे लगता है आज देश के बच्चे बच्चे के दिल में ध्यानचंद जी अमर हैं और सदा जब तक ये दुनिया रहेगी वो अमर रहेंगे ही रहेंगे। आज अशोक जी मैं जानना चाहूँगा, ध्यानचंद जी के बर्थडे को 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल रत्न भी उसी दिन प्रदान किए जाते हैं और देर से ही सही, लेकिन अब बात चल रही है कि ध्यानचंद जी को भारत रत्न से भी नवाजा जाए। तो जब आप ये सब सुनते हैं, देखते हैं, तो आपके मन में कैसी प्रतिक्रिया आती है? एक तो पारिवारिक सदस्य होने के नाते डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि अपने आप को बहुत गर्व से भरा मैं महसूस करता हूँ उस परिवार को कि जो जिसके घर के मुखिया को या उनके पिताजी को ये सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले जी। और दूसरे खिलाड़ी के तौर पर मैं देखता हूँ तो ये समझता हूँ और ये पाता हूँ कि इस हिंदुस्तान ने ध्यानचंद को सिर्फ हॉकी खिलाड़ियों ने नहीं, सभी खिलाड़ियों ने मोहब्बत दी है जी। वो प्यार दिया है कि आज वो इस दुनिया में नहीं होकर भी हैं और उनका वो प्यार और उनकी मोहब्बत ही इस अवार्ड को खींच लाई है ध्यानचंद के पास में। नहीं तो मैं नहीं समझता था कि इतने सालों के बाद भी ध्यानचंद को याद रखने वाले देश वो सिर्फ भारत हो सकता है। और इन लोगों ने और हमारे भारतवासियों ने जो मोहब्बत दिखाई है ध्यानचंद के लिए, वो तो एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी नहीं भूल सकता। और मैं मानता हूँ कि ध्यानचंद जी का जो बर्थडे है वो भी इसलिए किया गया है कि इस दिन हमारे देश में एक हल्की क्रांति खेलों के प्रति हो कि आने वाले वक्त में हमारे बच्चे देश के लिए वो मेडल लेकर आएँ जिनकी हम अपेक्षा करते हैं, हम चर्चा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में वर्ल्ड कप, एशियाड या ओलंपिक्स के अंदर हमारे बच्चे जो लास्ट ओलंपिक के अंदर हम 5 मेडल लेकर आए, 50 मेडल हमारे अगले ओलंपिक में आने चाहिए। तो ये प्रण और कमिटमेंट हमारा इन बातों से बढ़ेगा। ध्यानचंद को भारत रत्न देने से सिर्फ एक मेडल घर में जुड़ जाएगा, उनका नाम के आगे जुड़ जाएगा भारत रत्न, लेकिन उस भारत रत्न के पीछे कितने और रत्न जुड़ जाएंगे ये जानने की जरूरत है और ये मानने की जरूरत है और करने की जरूरत है। तो तीनों चीजें हैं जिसके अंदर करने वाली चीज बहुत ज्यादा है और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी हम लोगों के सामने एक चैलेंज भी होगा उन खिलाड़ियों के लिए भी। हर खेल के अंदर, हॉकी में नहीं, हर खेल के अंदर वो क्रांति हो, वो ऐसा बढ़ावा मिले। हम खाली कागजी कार्रवाई करके अपने खेलों को आगे ना बढ़ाएं, ग्राउंड के ऊपर हम बढ़कर काम करें और ग्राउंड तरीके से हम काम करें, मेडलों के लिए काम करें, बच्चों के भविष्य के लिए काम करें, उनको उन स्थिति से जूझना ना पड़े जहाँ ध्यानचंद जूझे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो क्रांति का दिन इस मेडल के आने से और ध्यानचंद के नाम के बढ़ने से इस हिंदुस्तान में जरूर रहेगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर। अशोक जी, विशेष करके आप यहाँ स्पोर्ट्स विंग की जो ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा आयोजित की गई है उसमें शिरकत आपने किया और विशेष इसका थीम ही रखा गया था कॉल ऑफ टाइम, वैल्यूज इन स्पोर्ट्स। तो आपको क्या लगता है कि स्पोर्ट्स में वैल्यूज स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे अब भी हम बात कर रहे थे, ध्यानचंद जी की बात कर रहे हैं और साथ ही अन्य खिलाड़ियों की, तो तब मैं की भावना नहीं थी, हम की भावना थी, टीम स्पिरिट था। इसके कारण हम मेडल्स पे मेडल्स जीतते थे, भले हमारे पास शूज थे, संसाधन थे या नहीं थे। तो आज पुनः क्या ये महसूस किया जा रहा है कि सचमुच स्पोर्ट्स में वैल्यूज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है? जब तक वैल्यूज नहीं होंगे तब तक शायद हम मेडल से दूर रहेंगे।
आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आज हम उन्हीं वैल्यूज़ के लिए, और मैं तो ये अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे ये मौका मिला ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आने का। जी। और वाकई में जहाँ पर मैंने सोचा भी नहीं था, और इतना अच्छा परिस्थितियाँ और स्थितियाँ यहाँ की हैं, और स्पोर्ट्स विंग का जो अरेंजमेंट किया गया जिसके अंदर पूरे देश से कई लोग आए हैं इसमें शिरकत करने के लिए। जी। कईयों के लेक्चर हुए हैं, मुझे भी मौका मिला कि मैंने अपने उद्गार रखे वहाँ पर, और मुझे बेहद खुशी हुई कि इन बातों के अलावा स्पोर्ट्स विंग भी चल रहा है। जी। हमारे ईश्वरी जो हम अपने आप को मजबूत करने के लिए यहाँ पर आते हैं, जो हमारे भाई या बहन हैं, उसमें इस बात का भी ख्याल रखा कि स्पोर्ट्स विंग के थ्रू खेलों को आगे बढ़ाया जाए। तो उसके अंदर आकर मुझे बेहद खुशी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक निस्वार्थ भावना है जो मैंने नोट करा है वो मुझे बड़ी अच्छी लगी है, और एक अच्छे आश्रम के रूप में स्थापित तो है ही, और आगे होना ही है इसको तो। और ख़ास तौर से हर मामले में इसमें नज़र रखी जाती है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे दूसरे कार्यकलाप हो। तो एक बहुत अच्छा संस्थान के रूप में काम कर रहा है, एक आश्रम के रूप में काम किया जा रहा है। जी। मुझे बेहद खुशी हुई। अशोक जी, जो मेडिटेशन सिखाया जा रहा है ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा, तो इस मेडिटेशन से एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन पावर के साथ साथ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है, एक एकता की भावना पैदा होती है। तो आपको क्या लगता है कि जो खिलाड़ी है, चाहे वो किसी भी खेल को खेल रहा है, इस मेडिटेशन की जो ब्रह्मा कुमारी सिखा रही हैं, इसकी कितनी आवश्यकता आपने महसूस की? सबसे पहले जो मैं समझता हूँ इन मेडिटेशन के थ्रू, मैं क्या हूँ, मैं अपने ऊपर विश्वास, जी। सबसे बड़ी बात। और विश्वास को हासिल करना ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, और उस विश्वास के थ्रू अपने उस कार्य को कार्यान्वित करना, आगे बढ़ाना और करना, जो सिखाया जाता है, जिसमें कंसंट्रेशन, कमिटमेंट, डिसिप्लिन, तो ये सब चीज़ें जुड़ती चली जाती है, और जो टारगेट है वो आपको मिलता है, अचीव करते हैं, तो आपको खुशी होती है, आपको ईश्वरीय साथ मिलता है जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। तो मैं समझता हूँ इससे अच्छी बात तो नहीं हो सकती, और मैं बिल्कुल कायल हूँ इस बात का कि सबसे बड़ी बात है आपका कमिटमेंट, एकाग्रता, अपने ऊपर विश्वास रखना, और वो विश्वास सिखाया जाता है और दिखाया जाता है और बताया जाता है। तो उन चीज़ों को जो लोग हासिल करते हैं भाई बहन यहाँ पर, उसके तो कहने ही क्या। बिल्कुल। तो यदि सभी स्पोर्ट्स पर्सन भी मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें तो निश्चित रूप से उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, जीत की ओर बढ़ेंगे, सफलता की ओर बढ़ेंगे, देश और भी ज़्यादा मेडल्स लाता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, आपका बहुत अच्छा लगा। मेजर ध्यानचंद जी के बारे में आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की, आपने भी अपनी जीवन के बारे में बहुत सारी बातें शेयर की। हम सब की शुभकामनाएं हैं, न केवल मेरी, न केवल गॉडलीवुड स्टूडियो की, बल्कि पूरे देश की, कि जल्दी से जल्दी मेजर ध्यानचंद जी को जो हमारा सुंदर पदक है भारत रत्न का वो प्रदान किया जाए। ये हम सब की दिली चाहना है, और इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी ये होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आप थे अशोक ध्यानचंद जी, मेजर ध्यानचंद जी के सुपुत्र, जिन्होंने बहुत सुंदर हमारी सम्मुख बातें रखी। और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए विशेष करके यदि वैल्यूज़ उनके जीवन में आए तो निश्चित रूप से सफलता उनके द्वार खटखटाएगी। हर स्पोर्ट्स पर्सन किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ हो, किसी भी खेल से जुड़ा हुआ हो, सफलता चाहता है, और मेडिटेशन हमें सफलता की ओर ले चलती है। तो आप भी मेडिटेशन करें और सफलता को अपने जीवन में शामिल करें। आज के लिए एक मुलाकात में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। मुलाकात